दोस्तों, एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है आपके सपनों से, सही फैसलों से, परिवार से। और हर घर तभी पूरा होता है जब हर ब्रिक सही जगह पर रखी जाए। पर घर बनाना इतना आसान नहीं होता है। सवालों का सिलसिला बहुत लंबा है। कौन सी प्रॉपर्टी लें, रेरा क्या है, होम लोन कैसे मैनेज करें, वास्तु से लेकर इंटीरियर्स तक, फ्लोरिंग से लेकर प्लाईवुड्स तक, लैमिनेट्स और मॉड्यूलर किचन्स, और आज के ज़माने के मस्ट हैव्स, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, और वो एक फाइनल मैजिक टच, होम स्टाइलिंग, ब्रिक बाय ब्रिक। ये एक 11 एपिसोड्स का सफ़र है। यहाँ एक्सपर्ट्स देंगे आपको वही आंसर्स जो आपको अपना ड्रीम होम बनाते वक्त चाहिए। मैं हूँ आपका होस्ट ऋषि राज कैद, और चलिए शुरू करते हैं एक एक ब्रिक से, ब्रिक बाय ब्रिक, जहाँ हर ब्रिक ले आए आपको अपने ड्रीम होम के एक और कदम करें। वेलकम टू ब्रिक बाय ब्रिक, जहाँ घर बनाना सिर्फ सपना नहीं, एक स्मार्ट डिसीजन भी होता है। मैं हूं ऋषि राज कैद, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर बिल्डर और बायर दोनों के लिए गोल्ड माइन है। कैसे छोटी छोटी चेंजेस से घर में लॉन्ग टर्म सेविंग की जा सकती है। लाइट्स, इंसुलेशन, स्मार्ट टेक, सोलर, ये सब सिर्फ लग्जरी ही नहीं होता है, ये बजट के दोस्त बन सकते हैं अगर सही प्लानिंग हो तो। और इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं आर्किटेक्ट तेजस पटेल फ्रॉम स्टूडियो विस्तारा, एक सीजन्ड आर्किटेक्ट जिन्होंने बजट फ्रेंडली, एनर्जी एफिशिएंट होम्स डिजाइन किए हैं अक्रॉस द वडोदरा एंड बियॉन्ड। वेलकम तेजस जी। हेलो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। एकदम बढ़िया। तेजस जी, एक सबसे बेसिक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी, वो है कि घर के अंदर ऐसी कौन सी लाइटिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसा बचा सकती है। आई थिंक इसका आंसर काफ़ी सारे लोगों को पता ही है हम्म। कि एलईडी लाइट्स एलईडी अभी लाइट्स। सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। हम्म। पहले ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, बट ओके। अभी ये काफ़ी इजीली एंड इकोनॉमिकली अवेलेबल होना शुरू हो गई है। ओके। सो ये एलईडी लाइट्स यूज़ करने से काफ़ी सारी एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। तो क्या सारी एलईडी लाइट्स एक जैसी ही होती हैं, या बायर मतलब बायर्स को जब ये लेते हैं बायर्स, तो उन्हें क्या दिखना चाहिए स्पेसिफिकली? सारी एलईडी लाइट सेम नहीं होती है। ओके। इसमें काफ़ी टाइप्स की चिप्स आती है, ओके। जैसे एसएमडीज कहते हैं, सीओबी कहते हैं। हम्म। सो ये अलग अलग टाइप्स की लाइट्स होती है। हम्म। अलग अलग ब्रांड्स भी होती है। ओके। ब्रांड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग योर लाइट्स। जैसे कुछ अच्छे नाम पता है तो क्री है, फिलिप्स है। ओके। ये सब ब्रांड्स की जो लाइट्स होती है वो हम्म। काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ओके। और दूसरा, ये जो स्मार्ट स्विचेस होते हैं या ऑटोमेशन होता है, ये क्या एक फैंसी चीज़ें हैं, या इसकी सही में रियल लाइफ में भी कोई कन्वीनियंस होती है? ऑटोमेशन एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ओह या। ये सब्जेक्ट में ज़्यादातर देखा जाए तो लोग यही समझते हैं कि इसे सिर्फ लाइटिंग में यूज़ हो, हाँ हाँ। जैसे डिमिंग हो गया, डिमिंग, हाँ। लाइट्स चल कलर्स चेंज हो गए। थोड़ा बट ब्राइट भी कर दिया। हाँ, बट हम्म। ऑटोमेशन एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, इसमें एनर्जी सेविंग की जा सकती है। बट ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए वायबल नहीं है। जैसे आपने अच्छा। बताया, ये फैंसी चीज़ें हो गई, हाँ 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 जैसे हाँ। लाइट डिमिंग हो गया, कलर चेंज हो गया, इसे हम ऑटोमेशन नहीं कहेंगे। ये बेसिक प्राइमरी लेवल की सीन कंट्रोल सिस्टम्स होती है। अगर हम्म। ऑटोमेशन की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें, आपके अप्लायंसेस है, आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स है, एवरीथिंग कैन कम ऑन बोर्ड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। हाँ। तो ये ऑटोमेशन एक्चुअली कहा जा सकता है। ओके ओके। और सर, तो फिर घर बनाते वक्त ऐसे कौन से इलेक्ट्रिकल कुछ हैक्स या फिटिंग्स को हम यूज़ कर सकते हैं कि जिससे लॉन्ग टर्म में जा कर के हमारे को मेंटेनेंस कम हो या बजट फ्रेंडली हो वो? हैक्स तो कह नहीं सकते, बट प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस कह के सकते इलेक्ट्रिकल सेटअप में सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वालिटी ऑफ वायर्स। क्वालिटी ऑफ वायर्स। ओके। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट।
सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। पहले ये होता था कि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर असाइन हो गया प्रोजेक्ट को, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही सब वायरिंग प्लान करके लगा देते थे, बट अभी कंसल्टेंट्स है। सो अगर वो एक नॉमिनल कॉस्ट पे कोई कंसल्टेंट आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करके देता है, तो दैट विल लीड टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक सेंस एंड सिंप्लिसिटी इन प्लानिंग। तो ये एक छोटी चीज़ है बट सबको करनी चाहिए। तो ये मतलब आर्किटेक्ट्स को बेस लेकर के ही ये करना चाहिए, हाँ, खाली इलेक्ट्रिशियन के ऊपर बेस नहीं रहना चाहिए। आर्किटेक्ट्स के अलावा कंसल्टेंट्स है कंसल्टेंट्स हैं जो वो। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करके हम्म देते हैं। हम्म हम्म सो वो करने से आपकी सारी वायरिंग प्लानिंग सब सिस्टमाइज हो सकती है और आपकी हम्म। कॉस्ट भी बच सकती है। और दूसरा, जैसे हमारा वडोदरा जैसा शहर हुआ, या और भी शहर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हम्म, ठीक है ना, तो ऐसे में घर में कुछ इंसुलेशन करें तो उससे कुछ एनर्जी सेविंग हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इंसुलेशन एक प्राइमरी मीन्स है। हम्म। बड़ोड़ा ऑफ कोर्स the summer months are very hot हम्म। and winters are not so bad, but इंसुलेशन में इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह की इंसुलेशंस होती है। एक प्राइमरीली एप्लीकेशन के लिए बाहर से हम शुरू करें तो डबल वॉल, हॉलो ब्लॉक्स, हॉलो ब्लॉक्स, ओके। ये सब चीज़ें लेके आप तो प्लान बहुत कर सकते स्पेस तो नहीं लेते। हैं। वो प्राइमरीली एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, बट ये हम्म। आपको लॉन्ग टर्म इंसुलेशन के लिए अच्छा रहता है। जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो हाँ जी। आर वैल्यू से डेजिग्नेट होती है। आर वैल्यू, ओके। सो वो आर वैल्यूज जितनी ज़्यादा हायर, हाँ हाँ, उतना ही वो मटेरियल ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। ओके। सो अभी आज के ज़माने में पहले जो क्ले ब्रिक्स यू की जाती थी, हाँ, क्लेम, हाँ। अब लोग एएसी ब्रिक्स, ऑटोक्लेव ब्रिक हम्म ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। हम्म। सो ऑटोक्लेव ब्लॉक्स की आर वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी हीट ट्रांसफ़र के अगेंस्ट रेजिस्टेंस अच्छी होती है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। अच्छा, सो उससे इंसुलेशन ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो ये तो अगर कोई इंडिपेंडेंट हाउस अगर बना रहा है अपना, तो उसमें तो वो ब्लॉक यूज कर सकता है। हम्म, बट एक जो बिल्डर है, वो अपनी कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो वो अगर नहीं करेगा तो क्या ऑप्शन हो सकता है इसको इंसुलेट करने का। डेवलपर्स भी कर सकते हैं। बिल्डिंग्स में जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स है, उसमें हम्म। भी ये हो सकता है। अब जब ये डेवलपर्स की बात करें तो ज़्यादातर ग्लास भी यूज़ होती है, तो इंसुलेशन में डीजीयू, डबल ग्लेजिंग यूनिट कहा जाता है ग्लास हम्म। को। डबल ग्लेज ग्लास होती है, उसके अंदर इनर्ट गैस होता है। अच्छा, जो विंडोज के अंदर जो विंडोज शटर में, विंडो के हाँ, होते हैं। ऑल विंडोज, ऑल योर ओके। पेरीमीटर विंडोज, अच्छा। वो आप डीजीयू ले सकते हैं। ओके। तो डीजीयू में इनर्ट गैस होने की वजह से आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होती है। इट इज़ अ गुड वे टू इंसुलेट योर इंटीरियर्स। सो अगर किसी बिल्डर ने अगर नहीं वो यूज किया है, तो एक एक इंडिविजुअल बायर भी क्या अपने यहाँ पे लगा सकता है वो। एट अ प्रिलिमिनरी स्टेज वो डेवलपर से बात करके बात ही करके कैन कर गो सकता फॉर है। अ हायर स्पेक। ओके ओके ओके। सो ये वॉल इंसुलेशन भी वो कर सकते हैं। हाँ, विंडो ग्लास, मतलब जब 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 कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस वक्त ये अपने अंदर चेंजेस कर सकते कर हैं, तो सकते हैं, इंसुलेशन हो सकता है कर, इसमें। या। और दूसरा एक होता है कि एक वीआरवी सिस्टम होता है, या फिर हीट पंप्स होते हैं, तो उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। VRV is basically वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, हाँ। जो एक जेनेरिक टर्म है। VRV वाज समथिंग दैट वाज वो वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम बोल वॉल्यूम, हम बोल सकते तो हैं। वो और टेक्नोलॉजी टाइकिन ने इन्वेंट की थी। अच्छा। एंड VRF जो है वो अभी एक जेनेरिक हो गया, जो बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स VRF यूज़ करते हैं। हम्म। सो वो, एज द नेम सजेस्ट्स, जो रेफ्रिजरेंट होता है उसकी फ्लो को मैनेज की जाती है। सो आपके आउटडोर यूनिट्स जो होते हैं हम्म। वो एक यूनिट पे काफ़ी सारे इंडोर यूनिट्स लगते हैं, अच्छा। एक आउटडोर यूनिट पे काफ़ी हम्म सारे इंडोर यूनिट्स लगते हैं, और हर एक इंडोर यूनिट पे जो रेफ्रिजरेंट फ्लो है हम्म। कैन बी मैनेज्ड। अच्छा, वो वेरिएबल, अच्छा इसीलिए इसका नाम वेरिएबल इसीलिए इसका रखा नाम है। वेरिएबल ओके है। ओके ओके ओके। सो इट इज़ एन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ हाँ। सो वो एक मल्टीपल यूनिट्स में भी आती है, इंडिविजुअल यूनिट्स में भी आती है, हम्म। बट द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज हम्म। समथिंग दैट इज लीडिंग टू
एनर्जी सेविंग्स। ओके ओके। तो ये जो रेगुलर एसी लगते हैं हमारे, जो स्प्लिट एसीज हैं रेगुलर, उसके मुकाबले में वीआरवी जो है वो एनर्जी एफिशिएंट होगा, एनर्जी एफिशिएंट है, ऐसा बोल सकते हैं ऑलमोस्ट उसको? 30% लेस एनर्जी तो कंजम्पशन। ये छोटे घरों में भी हो सकता है छोटे यूज, घरों में भी हो सकता है। लगा सकते। और ये वेंटिलेशन का जो डिज़ाइन होता है और या फैन की जो प्लेसमेंट्स होती हैं, क्या ये भी एनर्जी को कुछ हेल्प करेंगी क्या घरों में? वेंटिलेशन ऑफ कोर्स, प्राइमरीली वेंटिलेशन डज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। कि एक रूम के साइज के हिसाब से एक थंब रूल्स होते हैं कि उतनी आप विंडोज़ रखिए। अगर थोड़ी सेंसिबल प्लानिंग की जाए तो अच्छी वेंटिलेशन की वजह से काफ़ी बेटर बेटर हो सकता है। फैंस अभी आजकल लोग ज़्यादातर सर्कुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली अभी सारे घरों में एयर कंडीशनिंग ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है। सो फैन primarily अभी is used as a circulation, सर्कुलेशन ऑफ एयर। not as a primary device to help you with राइट राइट। ऐसा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी गर्मी लग रही है तो पंखा चलाओ, या हाँ, गर्मी लग रही है तो एसी चलाओ। अभी तो सब एसी अभी के सब ऊपर ही एयर कंडीशनिंग पे आ गया। एयर कंडीशनिंग पे सब आ गए हैं। करेक्ट। बट अगर ऐसी कोई प्लेसमेंट अगर करी जाती है तो उससे शायद एसी चलाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, अगर विंडो इस तरीके से प्लेस्ड है या फैन बिल्कुल। इस तरीके से प्लेस्ड है तो शायद वहाँ पर एनर्जी। हाँ, वो दैट is a very different approach which is to be taken up at a very primary stage of design. राइट राइट अगर वो ये ऐसे मेजर्स पैसे मेजर्स लेके किया जाए तो अलग ही चीज़ बन सकती है। बट इन एन अपार्टमेंट, इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये थोड़ा करना टफ हो थोड़ा जाता है, डिफिकल्ट है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद तेजस जी के साथ में ये इंफॉर्मेटिव सेशन कंटिन्यू रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा। When I moved into Polaris, it wasn't just about moving into a new apartment. It was about finding a space that felt like mine, where sunlight pours in every morning like a warm hug, where I dance around my kitchen, making the worst pancakes but the best memories, where there's a quiet little corner that knows all my moods, my chaos and my calm and the in between. And when I need a reset, a quick jog in the gym, a peaceful swim, or just watching the sunset by the pool, it's all here. This is home. This is Polaris. वेलकम बैक अगेन टू ब्रेक बाय ब्रेक, और हमारा डिस्कशन तेजस जी के साथ में कंटिन्यू है। सर, एक ऐसा सवाल जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और वो है सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल्स का एक्चुअली क्या इनिशियल कॉस्ट थोड़ा हाई होता है, बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका कैसा रहता है? कितने टाइम में ये पे बैक कर पाएगा? सोलर पैनल्स काफ़ी अलग अलग टाइप्स के आते हैं। प्राइमरीली 3 डिफरेंट टाइप्स के, पॉली, मोनो और अब थिन फिल्म्स में भी आने लगे हैं। सो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी टेक पे जाते हैं। बट जनरल थंब रूल देखा जाए तो ये बिटवीन 5 to 7 ईयर्स आपको अपनी कैपिटल कॉस्ट वापस दे देता है। सो क्या कोई ऐसा मिनिमम साइज या कंडीशन होती है घर की जहाँ पर ये सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जा सके? साइज डिपेंड करेगा आपका यूज़ पे। Okay. ज़्यादातर हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपके पीक लोड्स से 1.2 टाइम्स गिन के चले, सो दैट आपकी फ्यूचर में भी जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट जनरेट हो सकती है तो वो केटर हो जाए। ओके, पीक लोड का 1.2 टाइम्स, 1.2 टाइम्स उतनी कैपेसिटी का सोलर उतनी लगा। कैपेसिटी का। राइट। अब ये बात ऐसी है कि बिकॉज इसमें भी अगर 3 टाइप की अलग चीज़ें होती है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और कम्प्लीटली ऑन बैटरी। तो अगर ऑन ग्रिड है तो ये 1.2 टाइम्स करना ज़रूरी रहता है, बिकॉज वो डे टाइम का जो यूटिलाइजेशन होता है आपका सोलर पैनल्स में, आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है, वो लाइव आपकी ग्रिड पे से सेट ऑफ हो जाती है। रात की एनर्जी जो है वो आपकी एक्चुअली आपकी रेगुलर सप्लायर जो होता है वही आपकी यूटिलाइज हो जाती है। सो वो सेट ऑफ करने के लिए इट्स बेटर दैट इस तरह से प्लानिंग की जाए। सो जो लोग विलाज में या बंगलोज में अपने रहते हैं,
उनके लिए तो इंडिपेंडेंट उनकी रूफ है, उस पे तो ये इजीली इंस्टॉल हो सकता है। बट अपार्टमेंट्स में भी क्या ये हो जाता है इंस्टॉल? अपार्टमेंट्स में डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। अपार्टमेंट्स में अगेन डेवलपर ड्रिवन होता है, ओके। लिमिटेड स्पेस होती है टेरेस पे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन सारे बिल्डिंग्स में जो कॉमन सर्विसेज होती है, कॉमन यूटिलिटीज़ है, उन सब चीज़ों के लिए एक कॉमन सिस्टम, सोलर सिस्टम इज़ एडवाइजेबल, एंड वो जनरली सब लोग अभी करते हैं। सब लोग करते हैं, वो सबके यूनानिमस डिसीजन हाँ, से ये वो हो सकता है। सर अगर घर के अंदर की बात करें तो जो ये वाटर सेविंग टैप्स होते हैं, डुअल जो टॉयलेट्स में डुअल फ्लश लगता है, या फिर अगर हम बोलें मोशन सेंसर लाइट, तो ये सब मतलब सुनने में तो ऐसा बहुत लग्जरी टाइप का फील देता है, पर इसकी यूटिलिटी है, बजट फ्रेंडली होते हैं क्या ये? बजट फ्रेंडली सारे नहीं होते, हम्म बट जैसे आपने बोला कि वाटर इज probably going to be the biggest crisis in the coming years, हम्म and अभी सब लोग पानी यूज़ कर रहे हैं because it is kind of almost free हम्म in a town like बड़ौदा। हम्म जब मीटर्स लग जाएंगे, people will start looking for areas to save water। जैसे आपने अभी इसमें सिंपल सॉल्यूशंस, लो फ्लो एरेटर्स होते हैं टैप्स में, अच्छा। प्रिस्मेटिक टैप्स होते हैं, हम्म तो ये सारी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सेंसर बेस्ड टैप्स ठीक है, ये ज़्यादातर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में हाँ, ज़्यादा देखते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में ज़्यादा है। बट घर के लिए आई थिंक प्राइमरी बेसिकली अब प्रिस्मेटिक या लो फ्लो एरेटर्स अगर आप यूज़ करें तो पानी की ठीक से यूज़ होते हैं। और ड्यूअल फ्लश या ऑफ कोर्स वो भी अभी काफ़ी कॉमनली यूज़ होने लगा है, एंड इट इज़ एसेंशियल दैट वो अडॉप्ट किया जाए। एनर्जी सेविंग्स की अगर बात करें तो एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस है, बड़ी मिस्टेक हो जाती है एस्थेटिकली। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसको ओवन के साथ, माइक्रोवेव के साथ, सारा सेटअप एक साथ होता है, एक साथ होता है पूरा। बट ये आइडियल नहीं है, क्योंकि हीट एक्सचेंज जब होती है, रेफ्रिजरेटर जो होता है उसकी हीट जब ओवन की हीट सामने साइमल्टेनियसली यूज होती है, तो रेफ्रिजरेटर इज बाउंड टू यूज मोर एनर्जी टू कोप विद दैट। तो वो सारी चीज़ें जो हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स है, उन सारे अप्लायंसेस को थोड़ा अलग रखा जाए, तो वो बेटर फंक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे अगर किचन में एनर्जी सेव करना है तो अप्लायंसेस की जो प्लेसमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी जैसे किचन में ही अगर हम बात करें, अगर तो चिमनी अगर होती है, चिमनी तो भी एक यूटिलिटी बन गई, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है? चिमनी का सब्स्टिट्यूट पहले ज़माने में हुआ करता था, बिकॉज चिमनी तो हुआ नहीं थी। प्रैक्टिकल भी है और उसकी यूजेबिलिटी अच्छी है। ओके। सो आई थिंक उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। आई थिंक पीपल शुड यूज इट। अच्छा सर, बिल्डर लेवल पे प्लम्बिंग में या अगर आप बोलो ड्रेनेज में, ऐसा ऐसा क्या उनको ध्यान रखना चाहिए जो बाद में जो बायर है उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई डैम्पनेस की प्रॉब्लम नहीं, कोई लीकेज ना होए, इस पे कोई सजेशन आपका? इसमें प्राइमरी अगेन प्लम्बिंग और वाटरप्रूफिंग इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लम्बिंग सिस्टम्स में भी काफ़ी अभी नई प्रोप्राइटरी सिस्टम्स आ गई है जो अडॉप्ट कर सकते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, बट अगर वो की जाए तो काफ़ी अच्छा है। ओपन सीलिंग सिस्टम्स, सस्पेंडेड सिस्टम्स कहते हैं, पहले पुराने ज़माने में संक स्लैब किया जाता था जिसको वाटरप्रूफ करके प्लम्बिंग अंदर डाल के वाटरप्रूफिंग की जाती थी। अभी सारी प्लम्बिंग सिस्टम्स ओपन की जाती है अंडर द फ्लोर। अच्छा। एंड उसमें जो प्लम्बिंग सिस्टम्स और प्लम्बिंग पाइप्स लगती है वो वाटर साउंड प्रूफ पाइप्स लगती है। ओके। एंड इट्स इजीली एक्सेसिबल। अगर कुछ आपके घर में कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर में होता भी है, तो इट इज़ एक्सेसिबल, इट्स ओपन फॉर यू टू सी। सो ये सारी बेसिक चीज़ें प्लान करके यू कैन हैव अ बेटर। सो क्या आप सारे बिल्डर्स इसको फॉलो कर रहे हैं या केवल प्रीमियम सेगमेंट ही कर रहे हैं? नहीं, ऑलमोस्ट सभी लोग ये अडॉप्ट कर चुके हैं। और अगर जब कोई घर का लेआउट बना रहा है, कोई उस जो डिज़ाइन के टाइम पे ऐसी कौन सी लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसका बाद में जाकर के उनको रिग्रेशन होता है या फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है बाद में? आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, बट ये मैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मिस्टेक्स वो ना करें वो पर्टिकुलर, जिससे वो कॉस्ट बचा सके बाद में। प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं? तो प्रिकॉशन में एट एन अर्ली स्टेज, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है
तो सिंप्लिसिटी इन स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ये करने से आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में रिजॉल्व हो सकती है। आपकी स्टील की क्वांटिटीज़ कम हो सकती है, जो प्राइमरी ड्राइविंग कॉस्ट है फॉर एनी हाउस। मैं इंडिविजुअल घर की बात कर रहा हूँ। सो एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, आगे जाके अगेन दैट सेम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर कैन बी अडॉप्टेड टू अवॉइड फॉल सीलिंग्स। फॉल सीलिंग्स भी अभी ऐसा हो गया है कि हर एक घर में, बिकॉज लाइटिंग को एडजस्ट करने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए सीलिंग्स मैंडेटरी हो गया। बट अगर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे अगर ये प्री प्लान किया जाए एंड ऑल द लाइटिंग कैन बी प्लान्ड इन द स्ट्रक्चरल सिस्टम, अच्छा, तो आपकी फॉल सीलिंग्स ज़्यादातर अवॉइड हो सकती है। ओह दैट्स अ ग्रेट आइडिया। सो वो एक प्रिकॉशन अगर ले तो आपकी बाद में कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। जनरली ये भी होता है कि अगर आप कोई घर लिया, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनर्स आ गए। इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने अभी जो इलेक्ट्रिकल सेटअप किया हुआ है, इसमें नया इंटीरियर प्लानिंग के लिए ऑलमोस्ट 30-40% चेंज हो जाता है। दैट ऑल्सो ड्राइव्स अप योर कॉस्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। तो ये प्री प्लान करके इसको अवॉइड किया जा प्री प्लान कर लिया कि जिससे वायरिंग नहीं दिखे कहीं बीच में। अभी तो कैसा है कि अभी तो कैसा भी घर बन गया है, सब कुछ हम फॉल सीलिंग के अंदर छुपा देंगे। करेक्ट। फिर सेकंड थिंग इज आई वुड से यूजिंग एंटी टर्माइट मटेरियल्स, सो दैट इन फ्यूचर यू डोंट कम अप विथ, वो कॉमन प्रॉब्लम है आफ्टर 20-15 ईयर्स जनरली सब घरों में ये देखने को मिलता है। तो आप वो अडॉप्ट कीजिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कॉन्ड्यूटिंग को प्लान, अगेन मैंने पहले भी बताया था कि सर्विसेज की प्लानिंग, सारी सर्विसेज की प्लानिंग अगर ठीक से की जाए तो फ्यूचर में मेंटेनेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स बहुत कम होंगे और इजीली एड्रेसेबल, because you know where your wiring is running from, where your plumbing is running from. Consultants now make very good plans and systemize it for you. There's a documentation in place कि अगर वो आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है आपके घर का, तो आपको पता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उसको रिजॉल्व इजी हो जाता है। हाँ, वो डॉक्यूमेंट को एक्चुअली संभाल के रखना चाहिए, वो एकदम बाइबल की तरह से काम करता है। करेक्ट। बिल्कुल सही है। तो सर मतलब जैसे रूम की जो प्लेसमेंट्स हैं, अभी रूम जोनिंग रूम का जो है, या अगर आप बोलो इसको कि विंडो की जो प्लेसमेंट्स हैं, ओरिएंटेशन जो भी है, ठीक है ना, अगर इन सब की प्लेसमेंट्स बराबर हैं तो एनर्जी सेविंग के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा मेरे ख्याल से। आप ऐसा भी कुछ आप कहना चाह रहे थे? ऑल आर्किटेक्ट्स अप्रोच इट इन प्राइमरी, उनका बेसिस यही होता है कि हाउ यू प्लान अराउंड so that you are sensitive to the climate. Right. So positioning of your windows in the right areas, south facing, west facing ना करके उसको नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा ओपन रखे, तो ये क्लाइमेट फ्रेंडली डिज़ाइंस will of course help people. So अगर कोई टाइट बजट में घर बना रहा है तो आप ऐसे कौन से आपके तरफ से टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि उनकी थोड़ी कॉस्ट सेविंग हो जाए, एनर्जी सेविंग हो, और बाद में कुछ मेंटेनेंस भी कम आए? कॉस्ट सेविंग की आपने बात की प्राइमरी लेवल पे, तो मैंने वो ये स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डूइंग योर हाउस एंड कंसल्टेंट्स, योर सर्विसेज शुड बी प्लान्ड बेटर and that is going to save you a lot of cost and hassles. So ऐसा कोई एग्जांपल आप कुछ पर्टिकुलर एक कोई क्लाइंट का आप ऐसा बोलना चाहोगे जहाँ पर एक छोटे से चेंजेस से उसकी मैसिव सेविंग हुई है? छोटे से चेंज नहीं कहूँगा, प्रिलिमिनरी अडॉप्टेशन ऑफ फ्लैट स्लैब डिज़ाइन जिसमें बीम्स नहीं होती है। जिसमें बीम्स नहीं होती हैं, ओके। सो इन इस सिचुएशन में आपकी बेसिक प्लानिंग जो आगे आनी है वो आपके पास फ्रीडम रहती है कि आप वॉल्स कहीं पर भी खड़ी कर सकते हैं। yes. ये करने से आपकी बीम्स एक्सपोज नहीं होती है बिकॉज देयर इज नो बीम। ये करने से आपकी सीलिंग की हाइट्स अच्छी हो जाएगी। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ फॉल सीलिंग टू हाइड अ बीम। राइट। हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली बीम को हाइड करने के लिए ज़्यादातर फॉल सीलिंग। राइट। तो ये हमने किया है एंड बीन एबल टू अचीव बेटर लाइट, एयर वेंटिलेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ फॉल सीलिंग्स। तो दोस्तों, घर सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, बजट फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट भी हो सकता है।
आज के एपिसोड का शॉर्ट एंड स्मार्ट समरी या टेक अवे। एलईडी और स्मार्ट फिटिंग्स का अर्ली इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू योर मंथली बिल में परमानेंट सेविंग। इंसुलेशन और कूलिंग सिस्टम्स का सही चॉइस इज इक्वल टू योर एनर्जी का ड्रेन रोकना। सोलर प्लम्बिंग लेआउट, ये सब का प्लान होना चाहिए बिल्डर के पहले स्केच के टाइम से। तेजस जी, आपके आइडियाज़ वाकई बहुत बजट फ्रेंडली थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट इंटीरियर डिजाइनिंग टिप्स, स्मार्ट मूवेबल फर्नीचर, नेसेसिटी लुक और ड्यूरेबिलिटी। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि राजकैत और ये था ब्रिक बाय ब्रिक, जहां हर ब्रिक ले आए आपको अपने ड्रीम होम के एक और कदम करीब। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक चूज स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइज एंड टेक केयर।